हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है, लेसन 6। इसका चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे और क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे आज। तो आइए हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है वायु की गतियाँ। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले का क है, पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। पहले का आंसर लिखेंगे हम लोग, वायु सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की क्षेत्र की ओर चलती है। वायु सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है सनातनी या अस्थाई या नियतवाही पवनें। पहला है सनातनी या अस्थाई या नियतवाही पवनें। दूसरा है निश्चित या अस्थाई या अनियतवाही पवनें। दूसरा है निश्चित या अस्थाई या अनियतवाही पवनें। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पहले का ख, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। इसका आंसर है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। एक बार और सुन ले। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। अब है तीसरा। पहले का तीसरा, कोरियाशील बल से आप क्या समझते हैं। कोरियाशील बल से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा, धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेपण हो जाता है। विक्षेपण या मुड़ना हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियाशील बल कहा जाता है। एक बार और इसका आंसर सुन लीजिए शुरू से। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी
दूरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियाशील बल कहा जाता है। अब है घ नंबर। पहले का घ, चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आंसर लिखेंगे, चक्रवात आने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है, संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। एक बार और, संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। दूसरा है, चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। दूसरा है, चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अब है तीसरा, चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टीन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। एक बार और, तीसरा नंबर, चक्रवात आने पर मकान के ऊपर के टीन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। अब है चौथा, चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइन काट दें। चौथा है, चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइट काट दें। अब है पांचवा, बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। पांचवा है, बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। छठा है, चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख ले। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहने। एक बार और, चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहने। अब है पांचवा नंबर, लास्ट वाला क्वेश्चन, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है, इसका आंसर लिखेंगे। भूमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, जो भयंकर झंझावतों का रूप धारण कर लेते हैं। जो
भयंकर झंझावतों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। वे विभिन्न आकार के होते हैं। वे विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किमी से 300 किमी तक होता है। इनका आकार 80 किमी से 300 किमी तक होता है। चक्रवात में पवनें बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। चक्रवात में पवनें बाहर से अंदर की ओर चलती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम हो जाता है। और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम हो जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है। मौसम सामान्य हो जाता है। मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। अब है दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह में भरना है। पहला है दूसरे का क, पवन वायु दाब से वायु दाब की ओर चलती है। तो इसमें लिखेंगे पवन उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। उच्च और निम्न लिखेंगे, पहले में उच्च और निम्न। अब है ख नंबर, दूसरे का ख, पछुआ पवन पवनों का प्रकार है। पछुआ पवन पवनों का प्रकार है। तो इसमें लिखेंगे पछुआ पवन अस्थाई पवनों का प्रकार है। इसमें लिखेंगे अस्थाई, दूसरे में लिखेंगे अस्थाई। अब है दूसरे का ग, भारत में कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो लिखेंगे उष्ण, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अब है दूसरे का घ नंबर, चिनूक पवन देश से संबंधित है। चिनूक पवन देश से संबंधित है। तो इसमें लिखेंगे अमेरिका। चिनूक पवन अमेरिका देश से संबंधित है। अब है तीसरा नंबर, कारण बताइए। कारण बताइए। तीसरे का पहला है, मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती है। तीसरा है तीसरे का क, मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती है। कारण बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, मानसूनी हवाएं 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तन करती हैं। मानसूनी हवाएं 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तन करती हैं। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है। यह
तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायुदाब गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायुदाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। उच्च वायुदाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और हमारे देश में भारी वर्षा करती है और हमारे देश में भारी वर्षा करती है। शीत ऋतु के बाकी 6 महीनों में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। शीत ऋतु के बाकी 6 महीनों में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इसीलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा नहीं करती। इसीलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा नहीं करती। अब है ख नंबर, तीसरे का ख। चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? कारण बताइए। चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? कारण बताइए। चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है। चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती है। बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती है। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं 30 किमी से 64 किमी के साथ भारी वर्षा तथा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं पुस्तक में लिखेंगे 30 किमी से 64 किमी के साथ भारी वर्षा तथा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की बहुत हानि होती है। अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। अब है चौथा नंबर, अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना? अंतर स्पष्ट करना है। पहले का क है सागरीय तथा स्थलीय समीर मानसूनी हवाएं। सागरीय तथा स्थलीय समीर मानसूनी हवाएं। इसमें लिखेंगे पहले का, ये पवनें तटीय प्रदेशों तथा प्रदेशों पर चलती हैं। ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती हैं। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल की वायु मार्ग होकर ऊपर उठ जाती है। स्थल की वायु मार्ग गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इसीलिए स्थल पर वायु दाब कम और सागर स्थल पर वायु दाब अधिक होता है। इसीलिए स्थल पर वायु दाब कम और सागर स्थल पर वायु दाब अधिक होता है। परिणाम यह होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर
चलने लगती हैं। कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। इन पवनों को जल समीर या सागर समीर कहते हैं। अब है स्थलीय समीर, इसी में लिखेंगे स्थलीय समीर। पहले हम लोग सागरी समीर पढ़े हैं, अब है स्थलीय। हेडिंग डालेंगे स्थलीय समीर। इसमें पूछा है ना सागरी तथा स्थलीय समीर, मानसूनी पवने, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे स्थलीय समीर। ये रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती है। यह रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती है। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है। इस कारण समुद्र पर वायु दाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है। इस कारण समुद्र पर वायु दाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है। अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती हैं। अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को स्थल समीर कहते हैं। इन्हीं पवनों को स्थल समीर कहते हैं। अब है ख नंबर, चौथे का ख, अंतर स्पष्ट में। पछुआ, पवन, पवने और मानसूनी पवने। पछुआ, पवने और मानसूनी पवने। तो पहले लिखेंगे पछुआ। उपोषण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। उपोषण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। ये पवनें अस्थायी होती है। अब है बताइए मैं कौन। जहाँ पे लिखना है बुक में ही, बताइए मैं कौन। गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ। सागरी पवनें। पहले में लिखें, क में लिखेंगे बताइए मैं कौन हूँ का पहला है क नंबर। गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। तो लिखेंगे सागरी पवनें। अब है दूसरा ख नंबर। स्थल से सागर की ओर बहती हूँ, तो स्थलीय पवनें। स्थल से सागर की ओर बहती हूँ, स्थलीय पवनें। इसमें लिखेंगे स्थलीय पवनें। अब है ग नंबर। चक्रदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ,
बताइए मैं कौन हूँ। चक्रदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ। बताइए मैं कौन हूँ। इसमें लिखेंगे चक्रवात। अब है भौगोलिक कुशलताएं। प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाकर उसमें ग्रही पवनों को प्रदर्शित कीजिए। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की पवनों की दिशा को प्रदर्शित करता चित्र बनाइए। पवन के प्रकारों का वर्गीकरण चार्ट अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाएं। भारत के रिक्त मानचित्र पर मानसूनी पवनों की दिशा प्रदर्शित कीजिए। यह हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन 7। इसको आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पढ़ने और याद करने में आसानी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम लोग अपना ये क्लास बंद करते हैं। अगले दिन हम लोग 7 लेसन पढ़ेंगे। धन्यवाद।